हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आज हम बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज टुडे इज 9th of March and probably in the month of July you are going to have your one and only NEET examination for 2021. 2021 में अब आपको पता चल चुका है, डेट शीट इज आउट फॉर CBSE क्लास 12th. डेट शीट इज आउट फॉर मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एज वेल. लेकिन हमें नीट की डेट का पता नहीं चला है, तो उस डेट पे अभी स्ट्रेस करने का टाइम नहीं है. अभी जो स्ट्रेस करने की ज़रूरत है वो है आपको आपकी स्ट्रैटेजी पर कि यार अब मैं ऐसा क्या करूं, अब मैं अपने माइंड सेट में, अब मैं अपनी प्रिपरेशन में क्या ऐसा चेंज लाऊं जिससे मैं इन 3 महीने को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता हूं. अगर आप मेरी क्लास में वो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, 11th में कुछ नहीं किया, 12th भी मेरी 0 है, मुझे कुछ नहीं आता है, और आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ पर आकर कोई मैजिक चलाएंगी, 3 महीने में मुझे कुछ ऐसा करने को बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा एक गवर्नमेंट कॉलेज से, एक अच्छे कॉलेज से, देन बच्चे आई एम रियली सॉरी, दिस सेशन इज नॉट फॉर यू. दिस कुड बी अ बिटर ट्रुथ फॉर यू. बट बच्चे ये सेशन उनके लिए है जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, जिन्होंने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया है, जो थोड़े बहुत मार्क्स लाते हैं. जो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल 0 की बात हो रही है, अगर आप 200-300 भी ला रहे हो यू कैन इम्प्रूव, बट अगर 50-70 इनकी बात हो रही है तो ये सेशन उनके लिए नहीं है. सबसे पहली चीज जो आपको करनी है नीट 2021 से रिलेटेड, प्लीज स्टॉप fussing about your NEET एग्जाम डेट. इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं आएगा इसके बारे में सोचने का. जिस दिन डेट आनी है उस दिन आनी है, आप लोगों को क्या सबको पता चल जाएगी. अभी के लिए अगर मैं टेंटेटिव डेट लेकर चलूं, यस, अभी के लिए अगर हम देखें तो नीट का टुडे इज March 8th, 9th है ना, टुडे इज 9th of March, राइट? Today is 9th March and नीट का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली, आपको पता है आपके जून में पेपर एंड हो रहे हैं, ठीक है. 7th of June को आपका होम साइंस का पेपर है, थोड़ा बहुत फिजिक्स के पेपर में आपको टाइम भी मिल गया है नई डेट शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो अगर उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो आपका पेपर कहीं ना कहीं जुलाई मिड में होगा, लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई, बिकॉज वहां पर JEE एडवांस का पेपर भी है, ठीक है, जुलाई में. तो दोनों चीजें मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते, सेम डे नहीं रख सकते, बिकॉज बहुत सारे बच्चे PCMB वाले हैं. तो कहीं ना कहीं लेके चलते कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में आपका पेपर हो रहा है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर मिड जुलाई, ठीक है. तो आज हम बात करेंगे कि यार ये जो समय है हमारा 9th मार्च से लेकर मिड ऑफ जुलाई तक के समय को हम क्या ऐसा इफेक्टिवली यूज करें कि यार इन 3 महीने में निचोड़ निकाल पाए पूरे सिलेबस का. सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, द फर्स्ट थिंग, यू विल टेक आउट द एनालिसिस ऑफ 2019 पेपर, 2020 पेपर, 2018 पेपर. क्या निकालेंगे? डिटेल्ड एनालिसिस निकालेंगे. इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. मैंने खुद बहुत सारे सेशंस लिए हैं इस पर. आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस, वीडियोस नहीं देखनी, टाइम वेस्ट होता है, तो आप गूगल पे भी डालोगे, आपको एक शीट बनी हुई आ जाएगी, पाई चार्ट बना हुआ आ जाएगा. उस एनालिसिस में आप देखोगे हर सब्जेक्ट में आपको लिखा हुआ है कि किस चैप्टर में से कितना परसेंटेज आया, या फिर मैं दूसरी साइड से बोलूं कि 50% सिलेबस कौन कौन से चैप्टर्स में से था, बचा हुआ 30% पेपर कौन कौन से चैप्टर्स में से आया, और 20% सिलेबस आपके कौन कौन से चैप्टर्स में से आया. ये आपको मिलता है, ठीक है. ये आप आराम से देख सकते हो. 2018 का निकालो, 19 का निकालो और 20 का निकालो, ठीक है. एनालाइज कर लिया, और सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, एक पेपर लेकर बैठना है जिसपे आप तीनों सब्जेक्ट का, किस किस का, फिजिक्स के भी ऐसे टॉपिक्स लिखोगे कि ज्यादा किस में से आ रहा है, केमिस्ट्री के भी आप टॉपिक लिखोगे, साथ ही बच्चे बायोलॉजी के भी इस तरीके से टॉपिक्स लिखोगे, ठीक है. पहला पेज पे आप ये चीज करेंगे. दूसरे पेज पे आप क्या करेंगे बच्चों? अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे. ये ना आपको सीट मैम बता सकती हैं, ये ना आपको कोई और टीचर बता सकता है कि यार अगर रामू एक स्टूडेंट है, रामू को अगर मूंगी की दाल नहीं पसंद है तो ये रामू ही बता सकता है, ये और कोई नहीं बता सकता. रामू की टीचर को नहीं पता कि रामू को क्या खाने में पसंद है, टीचर को नहीं पता कि यार इसको छोले भटूरे बहुत पसंद है, नहीं पता. तो जो आपके वीक एरियाज है वो आप जानते हो. लोगों से मत जाकर पूछो कि यार ये टॉपिक मुझे पहले करना चाहिए, ये टॉपिक बाद में करना चाहिए, नो. दूसरे पेज पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है.
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को सेकंड पेज पे आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज कि यार जो सबसे बढ़िया तरीके से मुझे चैप्टर्स आते हैं उसकी आप लिस्ट बनाएंगे। देन आप लिखेंगे अपने मॉडरेट एरियाज कि मैंने पढ़ तो रखे हैं, थोड़े बहुत सवाल भी निकल जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट सवाल ऐसे हैं जो अटक जाते हैं, बट मुझे आता है, थोड़ा बहुत आता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बट आता है। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे बहुत ही वीक एरियाज, जिसमें मतलब आपको कुछ नहीं आता, जीरो। होंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो बिल्कुल समझ नहीं आते हैं यार, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं निकलता है। ये आप करेंगे अपनी फिजिक्स के लिए भी, ठीक है, ये आप करेंगे अपनी केमिस्ट्री के लिए भी, और ये बच्चे आप करेंगे अपनी बायोलॉजी के लिए भी। अब आपको क्या एनालाइज करना है, अपने वीक एरियाज देखो, तीनों सब्जेक्ट्स में अपने वीक एरियाज देखो एंड ट्राई टू सर्च कहीं वो 50% वाले कैटेगरी में तो नहीं आ रहे कि मेरे जो वीक टॉपिक्स है, जो आपको पता है, जो आपने पेज पे नोट किए हैं, क्या वो ये 50% वेटेज वाले में तो नहीं आ रहे। इफ द आंसर इज यस, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर दैट यू वांट टू डू, है ना, दैट यू हैव टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज ऑलमोस्ट मिड ऑफ मार्च में आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये जो मेरा 50% कवरेज वाला पोर्शन है ना, 50% कवरेज मुझे वो कवर करना है। क्या करना है, मुझे ये चीज कवर करनी है। और इस 50% में से भी सबसे पहले कौन से चैप्टर्स उठाने हैं, जो मेरे यहाँ पर वीक कैटेगरी में आते हैं। अब कैसे करना है ये चीज वन शॉट देखने से नहीं हो सकती। आपको थोड़ा बहुत ऐसे टीचर का सपोर्ट चाहिए जो आपको उस टॉपिक के डिटेल में बता पाए, लेकिन आपके सिलेबस पे ही स्टिक रहे। अब वक्त वो नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा आपको 50 चीजें बजाऊं, वो टाइम नहीं है। आपको अभी बेसिक नहीं आता है इन वीक एरियाज का जो इस 50% वेटेज में आते हैं। सो नाउ यू हैव टू सर्च फॉर अ टीचर, नाउ यू हैव टू सर्च फॉर दैट टाइप ऑफ कोर्स जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, हल्का डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपके एनसीईआरटी सारी सॉल्व हो रही है, जिससे आपके प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व हो रहे हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैं बायोलॉजी के बारे में बता सकती हूँ, अगर आपके वो वीक एरियाज बायो में आते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे मॉर्फोलॉजी नहीं समझ आती है ना, मुझे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट ये सब नहीं समझ आता है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी को पढ़ना चालू करो। नाउ एनसीईआरटी शुड नॉट बी लाइक कि मैं एक पेज, ये रही आपकी एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़नी कि मैम ने बोला है एनसीईआरटी पढ़नी है तो इस पॉइंट से लेकर मैंने इस पॉइंट तक पढ़ ली। नो, एनसीईआरटी की आप एक एक लाइन पढ़े और फिर साथ में एक पेज लेके बैठे और सोचे कि यार इस लाइन में से कौन सा सवाल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल किडनी के ऊपर देयर आर ग्लैंड्स व्हिच आर कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड। अब इसमें से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, क्या इस ग्लैंड को सुप्रारीनल बोल सकते हैं, या आपका टीचर आपको थोड़ी सी सपोर्ट देगा जिससे आप पढ़ते हैं, है ना, क्या इस ग्लैंड को हम सुप्रारीनल बोल सकते हैं। अगर किडनी के ऊपर है, क्या ये दोनों एक्चुअल में अटैच्ड है या नहीं है। अगर ये एड्रिनल ग्लैंड है तो यार ये एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है। ये सारे थॉट प्रोसेस आपके चलने चाहिए। तो जब आप एनसीईआरटी को मैं बोलती हूँ पढ़ने का मतलब हर लाइन में से सोचना कि इस लाइन में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे तो आपको एवरी लाइन में से, इट इज माय बेट कि आपको 3-4 क्वेश्चन हर लाइन में से बनते हुए दिखाई देंगे। तो वो चीजें आप अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करेंगे, उसको बोलते हैं हम माइंड मैप्स, उसको बोलते हैं बच्चों हम शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये काम करना शुरू करना है, अपने वीक एरियाज को पढ़ना शुरू करना है। मंथन आपके लिए एक ऐसा सीरीज है जिसमें ना वन शॉट कराया जा रहा है ना बहुत डिटेल में कराया जा रहा है, तो आप उस सीरीज में आराम से आकर रेफर इस चीज को कर सकते हैं। ये काम करने के बाद जो रामू ऐसा नहीं सोच सकता कि यार मैंने वीक एरियाज कर लिए, फिर मैं धीरे धीरे मॉडरेट वाले कर लूंगा, फिर मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग वाले रिवाइज कर लूंगा तो अपना काम बन जाएगा। एक सिंपल सी चीज आपको बताती हूँ, आज अगर आपने कोई चीज पढ़ी है कब तक याद रहती है, कब तक याद रहती है? मुझे 100% याद अगर पूछो तो मुझे आज ही याद रहेगी, है ना। अभी पढ़ी है, 1 घंटे में टेस्ट ले लो तो मेरे फुल में से फुल नंबर आएंगे। लेकिन अगर यही चीज का टेस्ट मुझसे एक दिन छोड़ के लो तो मेरे 100 में से हो सकता है 90 मार्क्स आए। यही चीज अगर आप मुझसे 10 डेज बाद पूछोगे तो हो सकता है मेरे उसमें सिर्फ 60 मार्क्स आए। दैट मीन्स क्या हुआ, आप जितना गैप डालोगे उतनी आपकी मेमोरी उस टॉपिक से रिलेटेड वीक होती जाएगी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी। कौन सा स्टेप आएगा बच्चों? इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी। क्योंकि होता क्या है बच्चों, ये देखिए, मान लो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। नीचे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ डेज, यहां पे हम ले लेते हैं आपकी मेमोरी।
डे 1 पर जब आपने पढ़ाई की तो बहुत अच्छे से याद था, बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मेमोरी क्या होती जा रही है उस टॉपिक से रिलेटेड वीक वीक वीक। रिवाइज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 0 पे आ जाओगे दोबारा। तो यहाँ पर अब इस अगले 3 महीने में आपको एक बहुत अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी है कि जो आप फर्स्ट डे कर रहे हैं उसको आप 4th डे भी रिवाइज करेंगे। जो आप 4th डे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको अगले 4 दिन में भी रिवाइज करेंगे। दैट मीन्स आफ्टर एवरी 4th डे यू हैव टू परफॉर्म द रिविजन। जो बच्चा ये नहीं करता, बच्चे उसका ग्राफ क्या जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, अगली चीज जो आप ध्यान देंगे कि यार मैंने रिविजन कर ली, मैंने अपने वीक एरियाज को प्रायोरिटी दे के बात कर ली, उसके बाद मॉडरेट पे आए, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग पे आए। अब और क्या करना है मुझे इस 3 महीने में, और क्या मैं इफेक्टिवली कर सकता हूँ। तो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इफ यू वांट टू बिकम अ मैराथन रनर, आपको 21.5 किलोमीटर्स की मैराथन दौड़नी है, तो आप क्या करते हो, आप स्टार्ट करते हो, पहले दिन गए, थोड़ा वार्म अप किया, 1 किलोमीटर दौड़ के आ गए। दूसरे दिन गए, थोड़ा वार्म अप किया, 1.1 किलोमीटर दौड़ के आ गए। धीरे धीरे आप क्या करते हो, अपनी स्टैमिना को बढ़ाने के लिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बढ़ाते हो। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे हम 1 किलोमीटर दौड़ रहे थे, मैराथन से 3 दिन पहले भी 1 किलोमीटर ही दौड़ रहे हैं, कभी मैराथन नहीं दौड़ पाओगे। सो व्हाट यू हैव टू डू बच्चे, स्लोली एंड स्लोली यू हैव टू इंक्रीज योर स्टैमिना। पहले जब आप 2 किलोमीटर दौड़ते थे, पहले जब आप सिर्फ 3 घंटे कंसिस्टेंट स्टडी करते थे, आज के टाइम पे आपको स्टडी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। मैं अचानक से नहीं बोल रही हूँ कि 10 घंटे पढ़ो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल नहीं है। मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जिनके लिए 2 घंटे भी एक फोकस के साथ बैठना मुश्किल होता है। आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को मैं बता रही हूँ कि धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, पहले अगर 1 घंटा कंसिस्टेंसी बनती थी 1.25 आवर्स, देन 1.5 आवर्स। और इस टाइम को सोचो, हर दिन सोचो कि एक दिन चला गया जो वापस नहीं आएगा। नीट का एग्जाम जुलाई में होना है, तो जुलाई से पहले मुझे किसी तरीके से सिलेबस को ओवर करना है। तो साथ साथ में रिवीजन, ताकि पिछले वाले टॉपिक्स को ना आप भूलें। प्लस बच्चों साथ में क्या करेंगे, अपनी एक मैं बोल रही थी कि रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट बच्चे, उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, क्या रहना पड़ेगा? फोकस्ड रहना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि, अगर आप ये सोचते हो कि यार ठीक है आज मुझे बात करनी है, मुझे अपनी फ्रेंड से भी बात करनी है, ठीक है, मुझे दिन में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी टाइम निकालना है, मुझे दिन में अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी टाइम निकालना है, कुछ टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे भी बिताना है, बिल्कुल स्क्रॉल करने में भी बिताना है, कुछ टाइम बच्चों में गेम भी खेलता हूँ, ठीक है, कुछ टाइम मैं अपने मित्रगणों से, फ्रेंड से बातचीत करने भी बाहर जाता हूँ, कुछ टाइम मैं हर 2 दिन में एक आउटिंग भी लेता हूँ। ठीक है, तो अगर बच्चे आप ये सब करते हैं, जिसमें दिन में ये सब चीजें चल रही है, कुछ टाइम शायद मैं अपनी एडिक्शन को भी देता हूँ। एडिक्शन आपकी इनमें से कोई भी हो सकती है या फिर कोई और भी हो सकती है। तो अगर बच्चे आप अपना समय अभी भी इन सब चीजों पे व्यक्त कर रहे हैं, तो आई एम क्लियरली टेलिंग यू कि आपके लिए नीट नहीं बना है। तो आप सोच लो बाहर कोई ठेला वेला लगाने की, राजमा चावल बनाने की, कड़ी चावल बनाने की, वो भी बहुत अच्छा चल सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग वो लगाते हैं दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर ऑल्सो गुड इन देयर स्किल। बट जो स्किल रिक्वायर्ड है नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, ये स्किल उनमें से नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें करना पसंद है तो नीट आपके लिए नहीं बना है। अगर आप इन सब चीजों को सैक्रिफाइस कर सकते हो, करते आए हो, नीट को प्रायोरिटी देते आए हो, तभी बच्चे आप नीट में आगे बढ़ सकते हो। यू हैव टू बी हाईली फोकस्ड। चाहे तुम 3 घंटे पढ़ो एक दिन, अगले दिन 3.25, अगले दिन 3.5 घंटे, लेकिन वो 3 घंटे तुम कैसे पढ़ो? फोकस तरीके से पढ़ो। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए एक लाइन पढ़ ली है, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चेक कर लिया, एक लाइन पढ़ ली है, फिर थोड़े दिन अपने दोस्त से बात कर ली। नो, राइट? सो ये सब चीजें काम नहीं करेंगी। तीसरी चीज बच्चे जो आपको करनी है, थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू रिकॉग्नाइज योर रिसोर्सेज। It is going to be my request to you that please don't change your books at this point of time. जो बुक्स आपने अच्छे से पढ़ ली हैं, जो आपकी देखी हुई बुक्स है,
आपने उस पर काम कर रखा है, चाहे 2 साल पहले ही कर रखा है, वो बुक्स ही पढ़िए। आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, बायोलॉजी में अपने टीचर के द्वारा दिए गए नोट्स पढ़िए, प्लस बच्चे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए चैप्टर वाइज। क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा पुराने नहीं, 10 साल तक के कर लो, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि उसके बाद आपका सिलेबस भी बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, डोंट चेंज योर रिसोर्सेज, पे मोर अटेंशन टुवर्ड रिवीजन। और जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं तो उसके कुछ क्वेश्चन जो आपके डीपीपी में होते हैं, कुछ क्वेश्चन बच्चे जो आपके प्रीवियस ईयर होते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास होगी, वहां से आपको ये सब चीजें सॉल्व करनी है, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि यार इस टाइप का सवाल आता है, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू गिव मॉक टेस्ट एवरी वीक। ठीक है, एवरी वीक आपको एक मॉक टेस्ट देना है। स्टार्टिंग में आप यूनिट वाइज दे सकते हैं, मतलब पार्ट वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। देन बच्चे जब हम अप्रैल में आ जाएंगे, एट दैट टाइम यू आर टू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप पूरे यूनिट के, देन 11th क्लास का इकट्ठा, 12th क्लास का इकट्ठा, बच्चे दोनों क्लासेस के आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको अगेन अपने वीक एरियाज पता चलते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि यार मॉक टेस्ट दे के आए, मेरे तो 660 नंबर आ गए, मेरे तो 680 मार्क्स आ गए, मेरे तो 700 टच कर गए इस बारी, और मेरे तो 500 ही रह गए। टेस्ट में चाहे आपके 720 क्यों ना आ जाए, 715 क्यों ना आ जाए, टेस्ट बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है अगर आपने अपने उस टेस्ट को एनालाइज नहीं किया। प्लीज 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 एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इवन एनालाइज दैट क्वेश्चन जो आपने सही किया है। हो सकता है आपने वो सही तुक्के से मारा हो, है ना, बड़े बच्चे अक्कड़ बंगड़ भी करते हैं, कई बारी आपके तुक्के लग भी जाते हैं। तो ये चीजों को आपको क्या करना है, एनालाइज। इवन जो आपके करेक्ट क्वेश्चन है उसको भी एनालाइज कीजिए, एज वेल एज इनकरेक्ट को तो देखना ही है। इनकरेक्ट को समझिए, खुद नहीं समझ आता टीचर से पूछिए। देन बच्चों उस टॉपिक को क्या करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। एवरी वीक हो सके तो 2 मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं हो पा रहा है तो आप कम से कम एक तो दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि यार वेयर डू आई स्टैंड, विच इज माई स्ट्रॉन्ग एरिया, विच इज माई वीक एरिया। सिर्फ किताब पढ़ने से समझ नहीं आता है, जब तक आप रियल टाइम एग्जामिनेशन, रियल टाइम मॉक टेस्ट में नहीं बैठते हो। तो ये काम आपको करना है। एंड कोशिश करो बच्चों कि मार्च में आप लोग 11th अपनी पूरी रिवाइज कर लो। ठीक है, सबसे पहले अपने वीक एरियाज जो हाई वेटेज वाली में आ रहे हैं, देन मॉडरेट एरियाज एंड देन अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज। रिवाइज आपको सब करना है। 11th अपनी मार्च में निपटाने की कोशिश करो, करनी है, और मैक्स बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। देन बच्चे अप्रैल में आके गिव अटेंशन टू योर 12th क्लास। अप्रैल में ज्यादा टाइम नहीं देना अगर आप 12th के बच्चे हो। इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th तो अप्रैल का कुछ पोर्शन ही आप अपने 12th को डेडिकेट करेंगे लास्ट के 15 डेज, बिकॉज आपके पास बोर्ड्स भी आ रहे हैं। बोर्ड्स में अब 30% सिलेबस क्या है, रिड्यूस है, बट आपकी छुट्टियां बोर्ड्स में क्या है, खूब छुट्टियां हैं। फिजिक्स में तो कमाल ही हो गया, फिजिक्स का पेपर डिले हो गया है, फिजिक्स का पेपर जून में चला गया, तो उसमें बहुत ही छुट्टियां हैं। तो आपको अभी वो नीट वाली फिजिक्स नहीं करनी है। 12th क्लास से मैं बात कर रही हूँ। 12th क्लास के बच्चे फिजिक्स की नीट की तैयारी भी अपने बोर्ड्स के टाइम में ही कर सकते हैं, अगर आप उस टाइम को इफेक्टिवली यूज करेंगे तो। ठीक है, तो अप्रैल में आप लोग क्या कर लीजिए, 12th ड्रॉपर तो आराम से कर लेगा क्योंकि उसके पास पूरा महीना खाली है। लेकिन जो बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं वो मिड ऑफ द अप्रैल से स्टार्ट करके अपने, जब आपका लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर आपका कब आ रहा है, 8th ऑफ जून को आ रहा है फिजिक्स का, है ना, तो आप 8th ऑफ जून तक क्या कर लीजिए, फिजिक्स डन कर लीजिए विद दैट 1-4 रिवीजन स्ट्रेटजी। ठीक है, एक चीज जो पढ़ी चौथे दिन रिवाइज, चौथी चीज जो पढ़ी जो देन वो नेक्स्ट 4 डे रिवाइज। ये सब करके चाहे आप ड्रॉपर हो चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आपकी दोनों चीजें क्या हो चुकी है, एक बारी रिवीजन हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग एरियाज पे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, वीक एरियाज जो हाई वेटेज वाले थे उनको भी आपने अच्छे से समझ लिया है। अब बात आती है कि यार आफ्टर 8th ऑफ जून क्या किया जाए, और जो ड्रॉपर है उनके लिए जून में क्या किया जाए। ड्रॉपर के लिए जून में एवरी डे बच्चों 1 मॉक टेस्ट, और every alternate day you have to give test, solve question and keep on doing revision. Again the same strategy, मॉर्निंग में आप अपने वीक एरियाज करेंगे, देन मॉडरेट एरियाज, रात में आते आते आप अपने इजी एरियाज जो स्ट्रॉन्ग एरियाज आपको लगते हैं वो रिवाइज करेंगे। लेकिन रिवाइज जरूर करेंगे, और हर दिन 2.5 घंटे का अलार्म लगा के आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर बच्चे आप ये स्ट्रैटेजी कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो मेरा आपसे 100% मैं बोल सकती हूँ कि पहले अगर
अगर आप 60% लेते थे, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद आप 80% तक आराम से आ सकते हो। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बोला आपको कि 15 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, सुबह इस टाइम उठो, शाम को इस टाइम सो। नो, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपको रूटीन है, रूटीन चेंज नहीं करना है, प्लीज रूटीन चेंज नहीं करना है। बस एक रिक्वेस्ट मैं आपके रूटीन में थोड़ी सी चेंज मांगूंगी कि यार 2 to 5 PM का टाइम अगर आप इनएक्टिव थे, लेथार्जिक थे, तो इसको थोड़ा सा एक्टिव कर लो। बस एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि इसी टाइम पे आपका नीट का एग्जाम होता है। तो जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना, मॉक टेस्ट देने का टाइम भी वही रखो, ठीक है। 2 बजे बैठ जाना है, 5 बजे अपना 4:30 बजे अपना वहां से उठ जाना है। अब OMR कैसे फिल करनी है उसकी मैं स्ट्रैटेजी आपको अलग से बताऊंगी, बट प्लीज अपना रूटीन मत चेंज करिए। जैसे आप मॉर्निंग में उठते थे, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू अडेप्ट टू अ न्यू रूटीन, तो वो टाइम हमारे पास नहीं है अभी। हमारे लिए एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक दिन की बहुत ज्यादा कीमत है। उस दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड प्लीज डू नॉट कंपेयर, डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर पर्सन, ठीक है। अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों, जैसे मैं आपको बता रही थी, हो सकता है एक है रामू, ठीक है। रामू कैसा इंसान है कि रामू शुरू से 2 घंटे पढ़ाई करता है दिन में। कितना पढ़ाई करता है? 2 घंटे करता है। उसने कोई बढ़ाने की टेंशन नहीं ली कि यार आई एम कूल, मेरे को ठीक चल रहा है। 2 घंटे पढ़ाई की। आज भी वो 2 साल बाद भी वो कितने घंटे पढ़ता है? 2 घंटे पढ़ता है। उसके पहले ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, ठीक है। तो अब उसे लगता है कि यार मैं तो तोप मार रहा हूँ, मेरे तो इतने अच्छे नंबर आते हैं, बाकियों के तो नहीं इतने आते, ठीक है। तो रामू किस कैटेगरी में आते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस की। कुछ बच्चे इस टाइम पर आकर क्या हो जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट। उनको लगता है कि मुझे सब आता है, क्योंकि उनके 4-5 मॉक टेस्ट में थोड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगला बच्चा आया बबलू, ठीक है। अगला बच्चा कौन आया? बबलू। अब बबलू क्या कर रहे हैं? 6 घंटे 7 घंटे बैठे रहते हैं, 6 to 7 hours। क्या करते हैं? बुक खोल के बैठे रहते हैं। बस बुक खोली है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 6 घंटे 7 घंटे वाली बात नहीं है। 6 घंटे बाद भी एक चैप्टर मुश्किल से खत्म हो रहा है, उसके भी सवाल निकाले बैठे तो आज से सॉल्व नहीं हो रहे। तो बैठे तो हैं, लेकिन क्या नहीं है? फोकस नहीं है। क्या नहीं है बेटा? फोकस नहीं है। तीसरा बच्चा क्या आया बच्चों? तीसरा बच्चा आया आपका पप्पू, है ना। तो पप्पू क्या करते हैं? पप्पू सिर्फ अपना काम नहीं देखेंगे, पप्पू देखेंगे यार तेरा कितना हो गया। बस उनके मित्रगण बहुत है, मित्र मंडली में बैठते हैं, बहुत सारे उनके दोस्त हैं, ग्रुप बहुत सारे, टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बने हुए हैं। वहां पे अपने आप को किंग समझते हैं, लोगों को ऐड करते हैं, गिव अवेज में अपना नाम ऐड करवाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? सोशल आदमी है। क्या है बच्चों? सोशल आदमी है। वो क्या करते हैं? ऐड करने का काम करते हैं बच्चों को, क्योंकि वो बहुत सारे ग्रुप के क्या है? एडमिन। और हो सकता है पप्पू जनरली क्या होते हैं? 2nd या फिर 3rd ड्रॉपर होते हैं, तो इनको कोई लेना देना नहीं क्या चल रहा है। तीसरे नंबर पर आई बच्चों हमारी बबली, ठीक है। बबली क्या है? बबली पहले 2-3 घंटे आराम से पढ़ती थी, 3 आवर। अब उसने आकर अपना स्टैमिना बढ़ा लिया है। धीरे धीरे करके वो कितने घंटे पढ़ने लग गई है? 4 आवर, 6 आवर। और ये मैं कंसिस्टेंट स्टडी की बात कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है नीट किसका क्लियर होगा? किसका? बबलू का, पप्पू का, देन रामू का, या फिर बबली का? इट इज क्लियर कि जो बच्चा कंसिस्टेंट है उसका नीट क्लियर होगा। लेकिन बच्चों, अगर ये रामू भी इस टाइम पे काम करना शुरू कर दे, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़कर अभी लग के मेहनत कर ले, ये भी कर सकता है। ये बबलू भी अगर अभी इस टाइम पर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि कितने टाइम में, किस मंथ में क्या करना है, कैसे रिविजन करनी है, क्या क्या देखना है, तो ये भी कर सकता है। लेकिन ये जो पप्पू है ना, जिन्होंने कुछ नहीं किया, कोशिश ही नहीं की है, वो सिर्फ अपना इधर उधर घूम रहे हैं, किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, इधर उधर टीचर्स को देख रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यस, अब तुम खुद देख लो तुम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। इसको तो मुझे देखना ही नहीं है, ये खुद कर लेगी, इसको स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, ये इसको नहीं देखनी है, इसके लिए नहीं बनी है वीडियो। ये वीडियो किसके लिए बनी है? रामू और बबलू के लिए। तो जिस भी कैटेगरी में बच्चों आप आते हो, प्लीज इस चीज को रियलाइज करो दैट एवरी डे यू आर लूजिंग 1 important minute, 1 important second
फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, जिसमें शायद तुम कुछ अच्छा पढ़ सकते थे, और जितना तुम अपने आप को जानते हो उतना कोई नहीं जानता है। तो डोंट रन फॉर मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, डोंट रन कि मैम मुझे टाइम टेबल बना दो। टाइम टेबल आप अपना खुद बनाएं जो आपको अच्छा लगता है, जो सूटेबल है। इफ यू आर अ नाइट पर्सन, वर्क एट नाइट पर्सन। इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, स्टडी ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स। जो आपको अच्छा लगता है वैसे बनाइए। मार्च में अपनी 11th को कंप्लीट करने का टारगेट रखिए, अप्रैल में अपनी 12th। देन बच्चे 1 महीना आपके लिए बोर्ड्स के लिए मैं टाइम दे रही हूँ। अगर ड्रॉपर है तो आपको और रिविजन का टाइम मिल रहा है, एंड अगर आप ड्रॉपर नहीं है तो 12th आपकी बाय बोर्ड शुड बी डन, और बाकी का टाइम आपको मॉक टेस्ट देने हैं एवरी डे, रिवाइज करना है सारे टॉपिक्स को, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका वेटेज 50% था पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम में, वो आपके इस टाइम पर स्ट्रांग हो जाने चाहिए। अपने वीक एरियाज को खुद पहचानो, उन पे काम करो, यू विल बी गुड टू गो। एक डिसेंट मार्क्स आप डेफिनेटली ले जाओगे। मैं ये नहीं कहती कि जिसने अब तक कुछ नहीं किया वो ये स्ट्रैटेजी लेकर अचानक से 710 नंबर ला सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, बट येस यू कैन गेन डिसेंट नंबर ऑफ मार्क्स इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग टुडे, इफ यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम, द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो एक सेइंग है मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई थॉट कि शेयर करूं मैं आपके साथ, दैट सक्सेस इज स्वीट नो डाउट, बट बच्चों द सीक्रेट इज स्वेट। तपना पड़ेगा, बिना तपे आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। चाहे आपको एक रनर बनना है, चाहे आपको एक म्यूजिशियन बनना है, चाहे आपको एक शेफ बनना है, चाहे आपको IAS बनना है, कुछ भी बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है। अच्छा तो लगता है देख के कि यार उसका एम्स में एडमिशन हो गया, यार उसका MAMC में एडमिशन हो गया, बट द सीक्रेट इज स्वेट। जो इस टाइम पे अपना पसीना बहा लेगा, जो इस टाइम पे अपनी 100% टाइम को डेडिकेट कर लेगा, वो बन जाएगा। और बाकी सिर्फ क्या करेंगे, बाकी सिर्फ देखते रह जाएंगे और बहाने बनाएंगे और रिग्रेट करेंगे। तो ये जो काश वर्ड है ना, काश वर्ड को प्लीज अपने लाइफ में आने मत दो, 100% दे दो, उसके बाद जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर बेस्ट, राइट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपकी तरह अगर कोई और भी नीट एस्पिरेंट है जिसको आपको लगता है कि मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विद देम। आई विल सी यू इन माय टुडेज क्लास इन मंथन बैच। अगर आप वो पप्पू और बबलू वाली कैटेगरी में आते हैं तो जरूर आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, एवरी डे 3:30 PM ऑन YouTube। सी यू एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।